अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ईसोफेगस के यूवीओ। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 67 आ जाता है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईसोफेगस। तो इसमें से आ जाती हैं नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शंस होती है ना ईसोफेगस में, वो आई हुई हैं। ठीक है, तो 3 लेवल्स होती हैं, C6 लेवल पे, T4 और T10 के लेवल पे। सबसे पहले फेरिंक्स, जहाँ फेरिंक्स और ईसोफेजियल का जंक्शन होता है वहाँ पर। ठीक है, C6 के लेवल पे। अगला T4 का लेवल होता है, वो कहाँ पे होता है? जब आर्च ऑफ एओर्टा लेफ्ट मेन ब्रोंकस को क्रॉस करती है ना, तब। इसके बाद जब ये ईसोफेगस है ना, वो पियर्स करता है डायाफ्राम को, वो T10 के लेवल पे होता है। अब ये लेवल्स बताए हुए हैं, अपर इंसीजर से बताया हुआ है। अपर इंसीजर से 15 का जो पहली कंस्ट्रक्शन है वो 15 cm फ्रॉम अपर इंसीजर है, दूसरी 25 के फासले पर है, तीसरी 40, 15, 25 और 40 ये दिखाए हुए हैं। सबसे पहले 6 के लेवल पे अपर इंसीजन से डिस्टेंस 15 cm और फ्रिंजियो इसोफेजियल जंक्शन पे। सेकेंड आ जाती है जहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा मेन ब्रोंकस को लेफ्ट ब्रोंकस को क्रॉस करती है, ये T4 के लेवल पे आ जाती है 25 cm फ्रॉम द अपर इंसीजर। नेक्स्ट आ जाती है T10 के लेवल पे 40 cm फ्रॉम अपर इंसीजर्स जहाँ पे ये डायफ्राम को पियर्स करती है। एनाटमी में से सिर्फ यही है। नेक्स्ट आ जाता है डिसऑर्डर्स ऑफ ईसोफेगस चैप्टर नंबर 68। तो उसमें से स्ट्रिक्चर्स फॉर्मेशन होती हैं। तो स्ट्रिक्चर्स की इटियोलॉजी है, कॉजेज ऑफ स्ट्रिक्चर्स। तो इसको बर्न कट्स, ठीक है, कट्स लग गए हुए हैं, उसको हमने बर्न करना है, जलाना है। ज़ख्मों को दागा जाता है ना, कहते हैं, तो दागना है। बर्न कट्स, बर्न की वजह से हो सकता है। ठीक है, पहला बर्न्स सी से क्या है, कट्स में सी से क्या है, कॉन्जेंटल हो सकता है। यू 2 है, अल्सरेशंस हो सकती हैं 2 वजह से, या तो रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस की वजह से हो गई है, या डिप्थेरिया या टाइफाइड की वजह से हो सकती है। इसके बाद टी से बात करें तो ट्रॉमा हो सकता है। एस से बात करें तो सर्जिकल एनास्टोमोसिस के साइट्स पे भी बन सकते हैं। बर्न किस वजह से हो सकता है? हॉट फ्लूइड्स की वजह से भी हो सकते हैं, क्रोसिंग सब्सटेंसेस की वजह से भी हो सकते हैं। जो ट्रॉमा है वो किन की वजह से हो सकता है? फॉरेन बॉडी की वजह से भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी हो सकता है, एक्सटर्नल इंजरी की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है प्लमर विंसन सिंड्रोम, जिसे पैटरसन ब्राउन कैली सिंड्रोम भी कहते हैं, ब्राउन कैली सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें डिस्फेजिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, ग्लोसाइटस एंगुलर स्टोमाटाइटिस हो जाता है, स्पूनिंग ऑफ नेल्स हो जाती है। इसके अलावा HCl प्रोडक्शन कम हो जाती है। ठीक है, जिसको एक्लोराइड्रिया भी कहते हैं। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन की एट्रोफी हो जाती है, और इसमें ना लारिंजियल कैरेप्टस एब्सेंट होता है। नॉर्मली लारिंजियल कैरेप्टस होता है, इसमें लारिंजियल कैरेप्टस एब्सेंट होता है। इसका ट्रीटमेंट आता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट है। इन्वेस्टिगेशन में हमने इसकी बैरियम स्वेलो कराना होता है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट है। इसका ट्रीटमेंट में हमने एनीमिया को ट्रीट करने के लिए उसमें ओरल या पारेंटल आयरन देना है। इसके अलावा B6 और B12 की डेफिशिएंसी को कम करना है, को ट्रीट करना है। और हमने इसमें बोगिस डालनी है, ताकि जो इसोफेजियल बोगिस डालनी है, डायलिटेशन वेबिंग हुई होती है ना इसमें, तो वेब एरियाज के लिए हमने डायलिटेशन के लिए इसोफेजियल बोगिस डालनी है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें नट क्रैकर इसोफेगस होता है। नट क्रैकर इसोफेगस में डिस्फेजिया होता है और सबटर्नल पेन होती है। ठीक है, इसमें ये क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग हाई एम्पलीट्यूड इसोफेजियल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शंस ना पेरिस्टाल्टिक नहीं होती। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक ही होती है। लेकिन एक कंडीशन होती है डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैच, उसमें पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 70। इसमें फॉरेन बॉडीज ऑफ फूड पैसेज। तो इसकी मैनेजमेंट है। सबसे पहले तो हमने ABC मेंटेन करनी है, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन मेंटेन करनी है। इसके बाद हमने एंड रिमूवर के ना, इसके हम टोटल 4 मेथड बना। सबसे पहले तो हमने ABC मेंटेन करनी है, दूसरी एंडोस्कोपिक रिमूवल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एसोफेगोटमी करनी है। एसोफेगोटमी हम सर्वाइकल लेवल पे कर सकते हैं, इसके अलावा थोरेसिक लेवल पे कर सकते हैं। ठीक है सर, तो 3 कौन से मेथड हो गए? एंडोस्कोपिक रिमूवर मेथड हो गया। ठीक है, एंडोस्कोपिक रिमूवर, सर्वाइकल एसोफेगोटमी, ट्रांसथोरेसिक एसोफेगोटमी। एंडोस्कोपिक रिमूवर में हम इसोफेगोस्कोप यूज़ करेंगे ना, तो इसके लिए हम कौन कौन से इसोफेगोस्कोप यूज़ कर सकते हैं? फ्लेक्सिबल इसोफेगोस्कोप भी यूज़ कर सकते हैं, रिजिड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्पेकुलम यूज़ कर सकते हैं, हाइपोफ्रेंजियल स्केपुलम। तो एंडोस्कोपी के लिए हमने क्या क्या यूज़ किया? रिजिड एंडोस्कोप, इसोफेगोस्कोप, फ्लेक्सिबल इसोफेगोस्कोप, इसके अलावा हाइपोफ्रेंजियल स्पेकुलम। नेक्स्ट आ जाता है इसोफेजियल फॉरेन बॉडी की कॉम्प्लिकेशंस। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस को पुट R से कर लेते हैं। पुट में P 2 है। परफोरेशंस हो सकती हैं। ठीक है, और पेरियो इसोफेजियल सेलुलाइटिस एंड एब्सेस हो सकती है। ठीक है, परफोरेशंस हो सकती है। इसके अलावा
एसोफेजियल के साइडों पे सिलवट्टा या एब्सेस बन सकती है। यू से क्या है अल्सरेशन एंड स्ट्रिक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। टी से क्या है ट्रॉमा, ट्रेक्यो एसोफेजियल फिस्टुला हो सकता है, ठीक है, ट्रेक्यो एसोफेजियल फिस्टुला। इसके अलावा आर से क्या है रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, तो क्या क्या वहाँ पर फ्रेक्शन होगी, पेरियोसोफेजियल सेलुलाइटिस एंड एब्सेस हो गया। इसके अलावा ट्रॉमा एंड स्ट्रक्चर्स हो, अल्सरेशन एंड स्ट्रक्चर्स हो गई, ट्रेक्यो एसोफेजियल फिस्टुला बन गया और रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन।